हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हिंट्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन एंड योगा यानी कि शारीरिक शिक्षा और योग की यूनिट नंबर 1 की वीडियो नंबर 3, जो कि आपकी आज लास्ट वीडियो होगी यूनिट नंबर 1 की। आज की इस वीडियो में हम कुल 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले की वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किस सन में शुरू की गई? तो अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी सन 1956 से 1957 के बीच में प्रारंभ की गई थी, अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, मैका का पूरा नाम क्या है? तो मैका का पूरा नाम हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अतः इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। बात करें अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, एनसीसी की शुरुआत कब और किसने की? तो एनसीसी की शुरुआत सन 1948 में हृदयनाथ कुंजरू ने की थी, अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। वहीं अगला प्रश्न है, एनएसएस की शुरुआत कब हुई थी? तो एनएसएस की शुरुआत हुई थी 1969 में, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, शारीरिक शिक्षक को क्या कहा जाता था? तो शारीरिक शिक्षक को पायरोट्राइब भी कहते थे, अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, बॉल गेम से संबंधित शिक्षक को क्या कहा जाता था? तो बॉल गेम से संबंधित शिक्षक को स्फेरिट्स कहते थे, अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वहीं अगला प्रश्न है, जैवलिन से संबंधित शिक्षक को क्या कहा जाता था? तो जैवलिन से संबंधित शिक्षक को इकोनॉमिस्ट कहते थे, अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जैवलिन से संबंधित शिक्षक को इकोनॉमिस्ट तथा बॉल गेम से संबंधित शिक्षक को स्फेरिट्स कहते थे। तो ये दोनों क्वेश्चन आप देख लेंगे। अगला प्रश्न है, इसमीनियन खेल कहाँ पर और किसके समक्ष होते थे? तो इसमीनियन खेल कोरिंथ पोसेडन पर होते थे और गॉड ऑफ सी के समक्ष होते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगला प्रश्न है, नीमियन खेल कहाँ और किसके समक्ष होते थे? तो नीमियन खेल एर्गोलिस में होते थे और जीसस के समक्ष होते थे, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, किस काल में योग का जन्म हुआ? तो वैदिक काल में योग का जन्म हुआ था, अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। वहीं अगले प्रश्न की बात करें, तो अगला प्रश्न है, रामायण और महाभारत किस काल में हुए? तो रामायण और महाभारत महाकाव्य काल में हुए थे, अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, महाकाव्य काल में विद्यालय को क्या कहा जाता था? तो महाकाव्य काल में विद्यालय को गुरुकुल कहते थे, अतः सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, किस काल में शारीरिक शिक्षा को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए पढ़ाया जाता था? तो वह था नालंदा काल, अतः ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, किस काल के राजाओं ने योग पर प्रतिबंध लगाया? तो मुस्लिम काल के राजाओं ने योग पर प्रतिबंध लगाया था, अतः राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, कौल कपूर कमेटी ने अपना कार्य कब शुरू किया? तो कौल कपूर कमेटी ने 1960 में अपना कार्य शुरू किया था रोम में, अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। वहीं अगला प्रश्न है, कुंजरू कमेटी की स्थापना कब हुई तथा इसके पहले चेयरमैन कौन थे? तो कुंजरू कमेटी की स्थापना सन 1959 में हुई थी और इसके पहले चेयरमैन हृदयनाथ कुंजरू थे, अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बात करें अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, AICS यानी कि ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स, जिसे शॉर्ट में बोलेंगे AICS की स्थापना सन 1954 में हुई थी, अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और AICS ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स के पहले चेयरमैन थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये दोनों क्वेश्चन आप देख लेंगे, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, मुस्लिम काल में कौन सा राजा चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए मर गया था? तो वे थे कुतुबुद्दीन ऐबक, अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग सूत्र के विभूति पाद के कितने सूत्र हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 55 सूत्र। पतंजलि योग सूत्र के विभूति पाद के कुल 55 सूत्र हैं, अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। वहीं अगला प्रश्न है, पतंजलि योग सूत्र के कैवल्य पाद के कितने सूत्र हैं? तो पतंजलि योग सूत्र के विभूति पाद 55 सूत्र तथा कैवल्य पाद के 34 सूत्र हैं, अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, घिरंड संहिता के लेखक कौन है? तो घिरंड संहिता के लेखक है घिरंड ऋषि, अतः सी ऑप्शन करेक्ट होगा। वहीं अगला प्रश्न है, घिरंड संहिता में घिरंड मुनि ने अपने किस शिष्य को उपदेश देते हुए यह ग्रंथ लिखा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट चंड कपाली को उपदेश देते हुए घिरंड संहिता में घिरंड मुनि ने यह ग्रंथ लिखा था, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन हठ योग के 3 प्रमुख ग्रंथों में शामिल है? तो हठ योग के 3 प्रमुख ग्रंथ में से पहला प्रमुख ग्रंथ है घेरंड संहिता, दूसरा हठ योग प्रतिपिका तथा तीसरा है शिव संहिता। अतः इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त तीनों। वहीं अगला प्रश्न है, घेरंड संहिता में कुल कितने अध्याय हैं? तो घेरंड संहिता में कुल 7 अध्याय हैं। अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, घेरंड संहिता के अनुसार कपालभाति के कितने भाग होते हैं? तो घेरंड संहिता के अनुसार कपालभाति के कुल 3 भाग होते हैं। अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, महर्षि घेरंड ने कुल कितने आसनों का उल्लेख किया? तो महर्षि घेरंड ने कुल 84 आसनों का उल्लेख किया था। अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, घेरंड संहिता में कितनी मुद्राओं का उल्लेख है? तो घेरंड संहिता में कुल 25 मुद्राओं का उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, घेरंड संहिता में कुल कितने प्राणायामों का उल्लेख है? तो कुल प्राणायामों का उल्लेख है घेरंड संहिता में 8। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, घेरंड संहिता में कितने प्रकार के ध्यान का उल्लेख है? तो कुल 3 ध्यान का उल्लेख किया गया है घेरंड संहिता में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रबंध का एक अभिन्न अंग है तथा जिसका ध्येय इन शारीरिक प्रक्रियाओं के माध्यम से है, जिसका चयन शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक दृष्टि से स्वस्थ नागरिकों का निर्माण करने जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया है। यह विचार किसका है? तो उपर्युक्त विचार है चार्ल्स ए बुशर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न दिया गया है, केंद्रीय शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन सलाहकार बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो केंद्रीय शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन सलाहकार बोर्ड का गठन मार्च सन 1950 ईस्वी में किया गया था। अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न है, केंद्रीय शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन सलाहकार बोर्ड का 1950 में अध्यक्ष कौन था? तो 1950 में केंद्रीय शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया था तथा इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर ताराचंद थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पतंजलि योग सूत्र के 4 अध्याय में शामिल नहीं है? तो पतंजलि योग सूत्र के 4 अध्याय में गृहस्थ पाद शामिल नहीं आता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। वहीं अगला प्रश्न है, पतंजलि योग सूत्र की रचना कब की गई थी? तो पतंजलि योग सूत्र की रचना 3000 वर्ष पहले की गई थी। यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसे देख लेंगे। बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो अगला प्रश्न है, पतंजलि योग सूत्र का कितनी भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है? तो कुल 40 भाषाओं में पतंजलि योग सूत्र का अनुवाद हुआ है। अतः राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, योग दर्शन के अनुसार मनुष्य को निम्न में से कितने प्रकार के क्लेश होते हैं? तो मनुष्य को योग दर्शन के अनुसार उक्त सभी यानी कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन सभी का क्लेश होता है। अतः इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, पतंजलि ने चित्त की कितनी वृत्तियां मानी है? तो पतंजलि ने चित्त की कुल 5 वृत्तियां मानी है। अतः राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पतंजलि ने योग के कितने अंग बताए थे? तो पतंजलि ने योग के कुल 8 अंग बताए थे। अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग सूत्र के समाधिपाद में कितने सूत्र हैं? तो पतंजलि योग सूत्र के समाधिपाद में 51 सूत्र तथा साधना पाद में कुल 55 सूत्र हैं। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है, ज्ञानात्मक एवं बौद्धिक विकास का उद्देश्य। सेकंड ऑप्शन दिया गया है, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय विकास का उद्देश्य। बात करें थर्ड ऑप्शन की, तो थर्ड ऑप्शन है, चरित्र निर्माण एवं सामाजिक विकास का उद्देश्य तथा चौथा ऑप्शन दिया गया है, उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा का एक भाग है जिसका संबंध मांसपेशियों की क्रियाओं तथा उनसे संबंधित क्रियाओं से है, उक्त विचार निम्न में से किसका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निक्सन तथा कोजन ने ऐसा कहा था कि शारीरिक शिक्षा का एक भाग है जिसका संबंध मांसपेशियों की क्रियाओं तथा उनसे संबंधित क्रियाओं से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा समग्र शिक्षा प्रणाली का एक रूप है तथा यह प्रेरणावर्धक क्रियाओं का प्रयोग करती है जो व्यक्ति से जन्म से विद्यमान होती है। यह विचार निम्न में से किसका है? तो यह विचार था नीश का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा का वह अंश है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होती है। इसमें शरीर के गतिशील अंगों का प्रयोग होता है। यह विचार है सर्मक का। अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
वहीं अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा शारीरिक गतिविधियों द्वारा बालक के समग्र व्यक्तित्व के विकास हेतु दी जाने वाली शिक्षा है। यह विचार दिया गया था विद्वान जेपी थॉमस के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। वहीं अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह भाग है जिसके अंतर्गत शारीरिक गतिविधियों द्वारा व्यक्ति को प्रशिक्षण एवं उसका पूर्ण विकास किया जाता था। यह कथन कहा गया है AR वैमन के द्वारा। अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको साधने से वाय आचरण संबंधी सुधार होता है। तो यम को साधने से वाय आचरण में संबंधित सुधार होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वहीं अगला प्रश्न है, किसको साधने से व्यक्ति का आंतरिक सुधार होता है। तो नियम को सुधारने से व्यक्ति का आंतरिक सुधार होता है। अतः ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किससे शरीर की शुद्धि होती है। तो आसन करने से शरीर की शुद्धि होती है। अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे के कुछ प्रश्न बहुत ही धुतले हैं जिन्हें मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो जिसमें अगला प्रश्न है, चित्र की वृत्तियों का निरोध के लिए कितने साधन बताए गए हैं। तो चित्र की वृत्तियों का निरोध के लिए कुल 8 साधन बताए गए हैं। तो इन 8 साधनों में साधन होते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। ये कुल 8 साधन होते हैं चित्र की वृत्तियों के निरोध के लिए। वहीं अगला प्रश्न है, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार चित्त की वृत्तियों को सर्वथा रुक जाना क्या कहलाता है। तो पतंजलि योग सूत्र के अनुसार चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना योग कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।